स्वागत है आपका डार्क साइड स्टोरी यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। रत्नागिरी का वो जंगल लोगों को रास्ता नहीं भुलाता, वो लोगों को खुद से भुला देता है। अगर आप कभी महाराष्ट्र के रत्नागिरी जाएं और कोई आपको एक घने शांत जंगल के बारे में चेतावनी दे तो उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि कुछ जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं भरे होते, कुछ जंगल यादों से भरे होते हैं और कुछ आत्माओं से। मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि जो उस रात मेरे साथ हुआ उसने मुझे अंदर से बदल दिया, और शायद ये कहानी सुनने के बाद आप भी कभी अंधेरे जंगल में कदम रखने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। मुझे हमेशा से नई जगहों पर घूमने का शौक रहा है। अकेली सड़कें, पहाड़, समुद्र और अनजान रास्ते मुझे आकर्षित करते हैं। मेरे 2 दोस्त थे, आर्यन और विवेक। हम तीनों अचानक एक प्लान बनाते हैं रत्नागिरी जाने का। सफर लंबा था, लेकिन रास्ते भर हंसी मजाक चलता रहा। हमें क्या पता था ये ट्रिप हमारी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगा। हम शाम तक एक छोटे से होटल में पहुंचे। होटल पुराना था, लकड़ी की सीढ़ियां और दीवारों पर हल्की सी नमी। रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े मैनेजर ने हमें ध्यान से देखा और फिर धीमी आवाज में बोला, घूमने आए हो? हाँ, मैंने मुस्कुराकर कहा। वो कुछ सेकंड चुप रहा और फिर झुककर बोला, जंगल की तरफ मत जाना, खासकर रात में। आर्यन हंस पड़ा, क्यों, भूत है क्या वहां? बुढ़े का चेहरा बिल्कुल गंभीर था, भूत से भी ज्यादा बुरा था। हमने इसे मजाक समझा, काश हम उस समय उसकी बात मान लेते। अगले दिन हमने आसपास घूमने का प्लान बनाया। स्थानीय लोगों से बात की तो पता चला उस जंगल को लोग शापित जंगल कहते हैं। कहा जाता था वहां कंपास भी काम नहीं करता, फोन का नेटवर्क गायब हो जाता है और रास्ते में पेड़ों के बीच कोई चलता है। बस यही सुनकर हमारा एडवेंचर वाला दिमाग जाग गया। शाम होते होते हम जंगल के रास्ते पर थे। जैसे ही हम अंदर गए, हवा ठंडी हो गई। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंच रही थी। शुरू में पंछियों की आवाजें आ रही थी, फिर अचानक सब बंद हो गया। इतनी गहरी खामोशी जैसे किसी ने दुनिया का म्यूट बटन दबा दिया हो। विवेक धीरे से बोला, तुम लोगों को कुछ अजीब नहीं लग रहा? मैंने हिम्मत दिखाते हुए कहा, जंगल है, ऐसा होता रहता है। लेकिन सच कहूं तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। हम चल रहे थे 3 लोग, लेकिन आवाज आ रही थी 4 कदमों की। हम रुक गए, आवाज भी रुक गई। हमने पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। आर्यन फुसफुसाया, कोई हमारे पीछे चल रहा है। मैंने जोर से कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। बस दूर कहीं एक सूखी टहनी टूटने की आवाज आई। हमने सोचा हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन जब हम पीछे मुड़े, रास्ता गायब हो चुका था। जहां से आए थे वहां अब सिर्फ पेड़ थे, घने एक जैसे डरावने। हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं कर रहे थे। ये सामान्य नहीं था। तभी हमें दूर एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। हम भागते हुए वहां पहुंचे। वहां एक पुराना लकड़ी का घर था। उसका दरवाजा आधा खुला था और धीरे धीरे खुद ही हिल रहा था। मैंने धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर से सड़ी हुई लकड़ी की गंध आई। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, जैसे सालों से कोई अंदर न आया हो। एक टेबल पर मुझे एक पुरानी डायरी मिली। कवर फटा हुआ था, पन्ने पीले थे। मैंने पढ़ना शुरू किया। जंगल हमें जाने नहीं दे रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे। अगली लाइन, रात में वो औरत दिखी,
उसके पैर उल्टे हैं। विवेक ने तुरंत कहा, बस पढ़ना बंद कर दे। तभी ऊपर से कदमों की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। हम ऊपर गए। कमरा खाली था, लेकिन खिड़की अचानक खुल गई। हवा अंदर आई और पर्दा उड़ा। मैंने बाहर देखा और मेरा खून जम गया। पेड़ों के बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे बाल, चेहरा छुपा हुआ। फिर उसने धीरे धीरे सिर उठाया और मुस्कुराई। विवेक कांपती आवाज में बोला, उसके पैर देख, उल्टे हैं पूरी तरह। वो जमीन पर नहीं चल रही थी, बल्कि फिसल रही थी। हम नीचे भागे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी पीछे से एक फुसफुसाहट आई। काफी देर कर दी आने में। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे पे लात मारा। दरवाजा खुला और हम भागे, बस भागते रहे। अचानक विवेक चीखने लगा। हम पीछे मुड़े। वो गिर चुका था, लेकिन अगले ही सेकंड वो वहां नहीं था, जैसे हवा में घुल गया हो। हम चिल्लाते रहे, विवेक। जवाब आया, एक तो यहीं रहेगा। किसी तरह हम जंगल से बाहर निकले। सुबह हो चुकी थी। लोगों ने पुलिस बुलाई। खोज हुई कई दिनों तक, लेकिन विवेक कभी नहीं मिला। मैं घर लौट आया, सोचा सब खत्म हो चुका है। लेकिन एक रात मेरे कमरे के बाहर सूखे पत्तों की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। नीचे देखा तो मिट्टी में बने थे उल्टे पैरों के निशान, जो सीधे मेरे दरवाजे तक आ रहे थे। और तभी मेरे कान के पास एक ठंडी फुसफुसाहट हुई, विवेक अकेला है, तुम कब आओगे? उस रात के बाद मैं कभी पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन आज भी कभी कभी चलते समय मुझे लगता है मेरे पीछे कोई चौथा कदम आ रहा है।